अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मस्जिद समीन हजरात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल जानवर किस्त नंबर 13। मस्जिद समीन आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बूढ़े चौकीदार ने पुपली आवाज में कहा, हरे राम, और राइफल कंधे से हटाकर अपने जानों से टिका ली। फिर इसने मोरनी की तरफ अकीदत से देखा और दोनों हाथ जोड़कर पेशानी से लगा दिए। वो मोरनी को ताउस की मादा मोरनी की ताजीम दे रहा था। मोरपंख शरीक विष्णु की निशानी थे और इसके लिए मोहतरम थे। इस लड़की मोरनी के भाई नकली फौजी के लिए यही वक्त पेशकदमी का था। वो चौकीदार के बहरे कान की तरफ से पुरशोर अंदाज में झपटा और बुड्ढे की गुद्दी पर अपने खड़े पंजे की जर्ब लगाकर इसे गिरा दिया। मैंने बुड्ढे की राइफल कब्जे में की। मोरनी के भाई ने अपनी कमर की लिपटी रस्सी खोलकर इसके हाथ पर बांधना शुरू कर दिए। मैंने इसके मुंह पर रुमाल ठोंस दिया। ये ठीक है, लड़की की हंसती हुई सरगोशी सुनाई दी। मैं घबराकर मुड़ा। मेरे पीछे एक बर्मी लड़की खड़ी थी जिसका नाम मोरनी था, मगर इस वक्त मोरनी की जोर में नहीं थी। वो फिर इंसान की कालिब में आ गई थी। मेरे लिए ये बहुत हैरतनाक और परेशान कर देने वाली बात थी। परेशानी ये थी कि मैं एक और राज में शरीक हो गया था। मैंने कहा, तुमने अचानक ये सब कुछ किया, बताया भी नहीं कि तुम। वो होले से हंसी। इसमें बताने को क्या था? मैं अगर इसी पल अपनी काया न बदलती और नाक को हटाना देती तो 3 बुरी बातों में से एक हो जाती, सभी कुछ बिगड़ जाता। फिर वास्तविक आगे बढ़ी और मेरे कमीज की आस्तीन से रगड़ रगड़ कर अपने होंठ पूछने लगी, ठीक तो है? परिंदे मोरनी ने नाक को अपनी चूंच में लेकर दूर फेंका था। मैंने यूं मस्खरेपन में कमीज की आस्तीन चुटकू से पकड़कर इसे दिखाई और मुंह बनाकर कहा, यख, छी छी छी। वो आंखें चमकाकर बोली, ना ना ना। मोरनी ने आराम से फेंका था नाक को, तोड़ा और मारा नहीं था, जख्मी नहीं किया था इसे। मैं मुस्कुरा रहा था मगर सोच रहा था कि बाबा के शिशु मरीदों में ऐसे कितने होंगे जिन्हें काय बदलने पर कुदरत हासिल है। कभी पूछूंगा ये कैसा जादूगर को टोला है। जो चीज़ मैंने कभी सुनी न थी, इनके साथ रहकर न सिर्फ देखी बल्कि मैं खुद भी उनमें जी, हाँ खुद भी उनमें से एक हूँ, जादूगर। मगर ये जादूगरी सरदारी मुझे भारी लग रही थी। वो कहते तुम शेर हो, सरदार हो, और सरदारी का सबूत तो देना बाकी है। शेर बनते तो इन तीनों ने मुझे देख लिया था, पर इसमें मेरा कौन सा कमाल था? वो किसी की बख्शिश थी। हाँ, सरदारी मुझे किसी के अता और बख्शिश से नहीं मिलेगी। मुझे साबित करना होगा कि अपने अवसर नौजवानों के मुकाबले में क्या ऐसी इजाफी लियाकत मुझ में है जो मैं इनसे बढ़ जाऊं और इनके कहे को सच कर दिखाऊं। मोरनी ने आस्ते से कहा, क्या सोचते हो सरदार? मैंने कहा, मुझे कबीले वालों के तौर तरीक आते कुछ नहीं मालूम। सरदार भला क्यों कहती हो? मुझे ये खबर नहीं कि वो लड़ने की तैयारी करते हैं तो क्या करते हैं। मुझे मशवरा दो तुम दोनों, बल्कि मैं चाहता हूँ आगे चलो। तुम बताओ कि तुम्हारे साथियों को किस तरह आज़ाद कराया जा सकता है, और ये बताओ कि वो 2 गाड़ियाँ जिन्हें हथियारों में मैगजीन रखा है कहाँ होंगी। मैं सबसे पहले इन गाड़ियों को कब्जे में लेना चाहता हूँ। मोरनी बोली, वो भी दूसरी सब गाड़ियों जैसी है, कोई पहचान नहीं सकता जब तक हर गाड़ी के फर्श में बने खास खाने में देख न ले। मुझे फर्श के इस खाने का कब्र खाने का ख्याल आया जिसमें जेल वालों से बचाने के लिए मुझे छुपाया गया था। पहचान का एक तरीका है, मैंने कहा। सबसे ज्यादा निगरानी वो इन 2 गाड़ियों की कर रहे होंगे। कोई जरूरी नहीं, लड़का कहने लगा। वो दिलेर न सही, अय्यार बहुत हैं। किस तरह सोच रहे होंगे कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैंने कहा, हम किसी एक गाड़ी को आग लगा देते हैं। लड़का बोला, आग नहीं लगा सकते, उन्होंने हमारे जवानों को गाड़ी में बंद करके रखा है। लड़की ने कहा, तुम्हें वो लड़की याद है जो दिन उगने से पहले काफले की तरफ घोड़ा दौड़ाती हुई आई थी? वो हमारी मदद करेगी। मैंने याद किया। घोड़ों पर सवार राइफलें उठाए, मगर वो 2 आई थी। मैंने मोरनी से कहा, वो 2 लड़कियां थी, दूसरी मैं थी। मैं यहाँ रुक गई और वो अपने आदमी के साथ चली गई। अच्छा, वो इसका आदमी था। मैंने उस नौजवान को याद किया जो जेल की 4 दीवारी के बाद नहर के किनारे घोड़े संभाले हुए इंतजार कर रहा था। इसने तो मुझे पहली बार बताया था कि बाबा दरअसल कबीले का सरदार है। मांगयान कॉलेज के बारे में सभी इसी ने बताया था। खूब, वो मियाँ बीवी हमारी मदद करेंगे। मियाँ बीवी नहीं, सिर्फ बीवी। इसका मियाँ मांगयान जा चुका है कुसुमी को खबर करने। बाबा ने इसी तरह कहा था कि जब वक्त आ जाए तो एक आदमी जाकर कुसुमी को खबर करे और संभाले। अच्छा, तो बीवी किस तरह हमारी मदद करेगी? लड़की ने कहा, वो अपने आदमी को मांगयान भेजने के बाद जंगले की गाड़ी में बैठ गई होगी। गाड़ी में बैठ गई? कैसे बैठ गई होगी? मैंने कहा, मुझे समझाओ, मैं नहीं समझा। मोरनी ने कहा, इसमें समझाना क्या है? वो जंगले की गाड़ी में गई होगी, इसकी चादर अपने ऊपर ले ली होगी और उसकी औरत बन गई होगी। मैंने परेशान होकर पूछा, बीवी बन गई होगी? वो बोली, बीवी नहीं, औरत औरत। मैं पूछते वक्त ला रहा था, मतलब बीवी वो इसी पहले वाले की रहेगी, वो ठहरेगी, बसेगी और जगने की गाड़ी में, इस जगने की मतलब औरत बन के। मोरनी ने उलझकर सर झटका, हाँ तो यही है ना। मैंने परेशान होकर इस किस्से को खत्म करना चाहा, तो अब वो इसकी औरत बनी रहेगी। हूँ जब तक इसका मियाँ नहीं आ जाता। अगर कोई बच्चा हुआ तो वो इसके मियाँ का ही माना जाएगा। जगने की गाड़ी से इसे बस 4 आने भर का, मतलब 4 हिस्से। मैं भी उलझन में सर झटका। ये इनका कोई दस्तूर होगा, मुझे इससे क्या।
मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो जगने की औरत है, इस पर किस हद तक भरोसा कर सकते हैं, वो हमारी क्या मदद कर सकती है। मोरनी ने बताया, दस्तूर यह है कि किसी की औरत इसकी पीठ में खंजर नहीं मारती। जब तक गाड़ी में रहती है गाड़ी वाले से सच्ची रहती है, पर यह जगने कबीले का दुश्मन है, बाबा का दुश्मन है और कुसुमी का। अब वो जो जगने की औरत है सब कुछ कर लेगी, मौका मिलने पर इसे मार भी सकती है। वो हमारे लिए इस गाड़ी में बैठी है, अपने मियाँ के कहने पर बैठी है। अच्छा, मैंने जैसे इत्माम हुज्जत करते हुए कहा, अच्छा तो अपने मियाँ के कहने पर बैठी इस गाड़ी में? मोरनी ने कहा, हाँ ना। और इसने 2 कदम हटके झाड़ी में मुंह देकर मोरनी की आवाज निकाली। ये इशारा था कि इस औरत के लिए जो जगने की गाड़ी में भेजी गई अब हमारी जासूस थी। मोरनी ने कई तरह की आवाजें निकाली। चौंकती हुई मोरनी की आवाज, अपने साथियों को पुकारती हुई मोरनी की कूक, दाने पर सबको बुलाती हुई और डर कर उड़ी जाती मोरनी की आवाज। जवाब में कोई इशारा नहीं आया। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई थी। दोनों बहन भाई ने तशवीश से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, मुझे ये बताओ, सामने खड़ी गाड़ियों में से जगने की गाड़ी कौन सी है? लड़का बोला, नहीं मालूम। सब गाड़ियां एक ही सी थी, एक जैसा रंगो रोगन, एक सी बनावट। मुझे तो बर्मी भैंसे से भी एक जैसे लगे। फिर भी मैंने कहा, इसके किसी भैंसे की कोई पहचान? अगर यादत होशियारी और तेजी से घूम फिर कर जगने की गाड़ी पहचानो। इस गाड़ी तक पहुंचना जरूरी है, औरत खतरे में है। दोनों बहन भाई घात लगाए, दाएं बाएं निकल गए। कबीले के कैंप में बला का सन्नाटा था। हैरत की बात थी, मगर फिर भी मुझे याद आया कि शोर तो बकरियों के रेवड़, बच्चों और ट्रांजिस्टर रेडियो का होता है। गाड़ियों का ये घेरा लड़ाकों का मोर्चा है। औरतों, बच्चों और रेवड़ों को अलग करके हमला करने आए हैं, इसलिए इतना सन्नाटा है। मैं झाड़ी में दुबका बैठा था कि मैंने मोरनी को दरख्त की ओर से इशारे करते देखा। इसका भाई भी किसी तरह चक्कर लगाकर दरख्त तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। इस दरख्त तक इधर से पहुंचना मुश्किल था, क्योंकि मेरे और दरख्त के दरमियान एक खुला किता आता था। किसी तरह की ओट नहीं थी। अगर कोई दुश्मन छुपा हुआ मैं घात लगाए बढ़ता देख रहा था तो आसानी से एक फायर करके मुझे गिरा सकता था। मैंने मोरनी को रुकने का इंतजार करने का कहा और नजरों में किसी और तरफ से इन तक पहुंचने का रास्ता तलाश करने लगा। इसी तरह मुझे किसी फौरी खतरे का एहसास हुआ और मैं उधारी छोड़कर अपने दाएं तरफ नशेबो फराज में उतरती पगडंडी पर बेआवाज दौड़ता चला गया। पगडंडी दरख्तों के घने झुंड की तरफ चली गई थी। दरख्तों की वो पनागा मेरे लिए बहुत काम की थी। मैंने वहां तक पहुंचने में मुश्किल 1 मिनट लिया होगा। इस 1 मिनट में मैंने अपने अगली काबे का खाका तैयार कर लिया। दरख्तों का ये झुंड इस तरह उठा हुआ था कि बहुत थोड़ी कोशिश से सबसे ऊंचे दरख्त की सबसे बुलंद शाख तक पहुंचा जा सकता था। एक तरह की सीढ़ी सी बन गई थी। दूसरों के मुकाबले में मेरे लिए सीढ़ी इस्तेमाल करना बच्चों का खेल था। इस झुंड की बुलंद तरीन शाख पर कुत्तों में छुपकर मैंने दूर दूर तक नजर दौड़ाई। वहां से मैं कबीले की सब गाड़ियां देख सकता था। मैंने वो झाड़ी पहचान ली जिसमें हम जगने के साथी बूढ़े चौकीदार को हाथ पैर मुंह बांध कर डालाए थे। और वहां मुझे तो दरख्त भी नजर आ गया जिसकी ओट में मोरनी उसका भाई खड़े थे। फिर वह मैंने अजीब बात देखी। मैंने देखा कि 2 आदमी राइफल उठाए शिकारी जालों पर झुके झुके 2 तरफ से उस दरख्त की तरफ बढ़े थे जिसकी ओट में बहन भाई खड़े थे। मैंने अपने राइफल से पहले एक को फिर दूसरे को जद में लिया। अगर उनमें से कोई बहन या भाई को गोली मारने के लिए बंदूक उठाता है तो मैंने सोच लिया कि मैं इसे यहीं से निशाना बनाकर बेअसर कर दूंगा। मगर वो दोनों कबायली मोर उसके भाई को जान से मारने के लिए नहीं बढ़े थे। उन पर अचानक जा पड़े और बेबस करके गिरफ्तार करने आ रहे थे। इस सूरत में कुछ नहीं कर सकता था। मैंने तो मोरनी को इशारे के जवाब में इसे ठहरने का इशारा किया था और फिर मैं गायब हो गया था। अब वो बेचैन होकर इधर उधर देखती थी। इसने मोरनी परिंदे की आवाज निकालकर मुझे मतवज्जो करना चाहा। मुझे हैरत इस बात पर थी कि दोनों बहन भाई दुश्मन के मोर्चे में थे, फिर भी मेरे देर करने और रूपोश हो जाने से कोई इशारा क्यों नहीं मिला। इन्हें खबरदार चुकन्ना हो जाना चाहिए था, मगर बड़े से बड़े हर सूरमा कुछ न कुछ मांगते कर जाते हैं। मेरे देखते ही देखते दोनों कबायलियों ने मोरनी के भाई को राइफल दिखाकर बेबस और निहत्था कर दिया। डोरियों से दोनों की मुश्कें कसकर वो गाड़ी को घेरे में लेकर एक तरफ चल पड़े। अब मेरा काम शुरू हो रहा था। दोनों कबायलियों ने जगमे की गाड़ी में ले जाएंगे। मैंने सोच लिया था कि दरख्त की बुलंदी से जगमे की गाड़ी की पोजीशन समझ लूंगा, फिर इन्हें समझने का मौका दिए बगैर अचानक गाड़ी पर चढ़ाई कर दूंगा। मैंने यही किया। दरख्तों, टीलों और जमीन के कटाव की पहचान मुझे दूसरों से कुछ ज्यादा ही थी। मैं उस गाड़ी को अच्छी तरह नजर में रखे हुए था और दरख्तों इस बात से उतरा और गाड़ी के पीछे पीछे इलाके में दाखिल हो गया। फिर बचता बचाता, देखता, घात लगाता उस गाड़ी तक जा पहुंचा जिसमें कबायली इन दोनों बहन भाई को लेकर गए थे। मैंने सुना कोई शख्स बहुत गुस्से में बकझक कर रहा था। एक जुमला मेरी समझ में वो कह रहा था, हुक्म है जख्मे सरदार का कि जब भी वो बहन भाई पकड़ में आ जाएं, गोली मार के किस्सा खत्म कर दो, चलो मुंहधर करो। इसके साथ ही राइफल लोड करने की आवाज आई। फिर औरत के गू करके ऐसे चीखने की आवाज आई जैसे इसके मुंह में कपड़ा ठोंसा हो। देर करना खतरनाक होगा। वो बदमाश दोनों को कत्ल कर रहे थे। मैं तेजी में अगर नरमी से गाड़ी की सीट पर पैर रखता, पर्दा उठाकर अंदर जा कूदा, खबरदार। मगर ये बेमकसद नारा था। वो मुझसे ज्यादा खबरदार थे। मेरे अंदर पहुंचते जो पहले मेरी आमद का मुंतजिर था, मेरे सर की पूंछ पर किसी भारी और नरम चीज से जरब लगाई और मैं गाड़ी के फर्श की तरफ झुकता चला गया। इसने गिरते हुए मुंह पर हाथ डाल दिया और राइफल मेरे हाथ से ले ली थी।
इन्हें मालूम था मेरे पीछे मैं पीछे पीछे आऊंगा, उन्होंने मुझे सुनाने को सब किया था। बेहोशी के बाद होश में आने वालों को कथित तौर पर तो मालूम नहीं होता कि कितनी देर में होश में आया है। मैंने होश में आते ही गाड़ी के फर्श पर दरी के गुंजल डिजाइनों पर तवज्जो दी। समझना चाहता था कि दरी बुनने वालों ने इससे क्या बनाया है और क्या नतीजा निकालना चाहा है। सर दर्द करने लगा, मगर 3 इंच की दूरी पर दरी के डिजाइन मेरी समझ में ना आए। फिर धीरे धीरे मुझ पर खुलता गया कि सर में इतनी शिद्दत किस लिए है। मैंने हमलावर इसके किसी साथी की आवाज सुनी। वो एक ही लेकर चली आ रही थी। डर रहा था कि अगर एक ही पिच पर ये बोलता रहा मैं बेहोशी के बाद अब नींद में गुम हो जाऊंगा, मगर वो जो कुछ जिस तरह कह रहा था मुझे जगाए रखने के लिए बहुत काफी था। वो धमकी दे रहा था, इसलिए मैंने सर उठाकर देखने की फुर्सत न की और साफ तौर पर वो मोरनी को धमका रहा था। मैं बेहोश बना पड़ा रहा, क्योंकि अगर इसे जरा भी शुभ हो जाता कि मैं होश में आ चुका हूँ तो अपनी बात अधूरी छोड़ देता। मेरे पूरी बात सुनना जरूरी था। मोरनी को पकड़ने वाले ने, जो इस वक्त गाड़ी में अकेला पहरेदार था, अपनी घूंघू करती मुकरू आवाज में पूछा, समझ रही है तू मैं क्या कह रहा हूँ? मोरनी की आवाज है, नहीं मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। इसने मोरनी का बंद ढाटा खोल दिया। वो कमीनगी से सा, क्या समझ भी नहीं आई? ये कि मैं तुझे अपनी औरत बना के रखना चाहता हूँ, ये कि तेरा राज मुझे मालूम हो गया है। हाँ मोरनी, खबर नहीं क्या बक रहा है। मैंने दिन की उजागर रोशनी में बल्कि धूप में अपनी आंखों से तुझे इंसान से मोरनी बनते, फिर मोरनी को झाड़ी में छलांग मारकर बाहर आते, सांप को अपनी चूंच से दूर फेंकते, फिर झाड़ी में वापस आकर लड़की बनते देखा है। समझी तू? समझी मैं क्या बक रहा हूँ या भी नहीं समझी? मोरनी ने हकारत से कहा, ख्वाब देखा होगा तूने, जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है ऐसा ही होता है। मैंने बहुत से बूढ़ों को जागते में ख्वाब देखते और कुछ खाते देखा है कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। कबायली ने जाहिर है बूढ़ा होगा इसलिए बुरा मान रहा था। मुझे बूढ़ा कह रही हो? वो तेरा सरदार कुसुमी का दादा, वो बूढ़ा नहीं है जो तू उसकी गाड़ी में जा बैठी है? साठा पाठा है, मुझसे 15-20 बड़ा होगा साला। मोरनी बोली, हाँ मैं उसकी गाड़ी में जा बैठी हूँ, इसकी औरत बन के, कुसुमी बन के, इसकी पोती बेटी बन के बैठी हूँ। कबायली को शायद बड़े मियाँ की मौत की खबर नहीं होगी, वरना इस तरह न कहता। मगर इसे जिस बात की खबर हो गई थी वो बोलने के लिए तबाकुन हो सकती थी। कबायली गुस्से में कहने लगा, ये बेटी पोती वाली बकवास में खूब समझता हूँ, सब कहने की बातें हैं। मोरनी बोली, चल तू नहीं मानता मत मान, मैं बेटी पोती न सही औरत सही, तुझे और भी शर्म करनी चाहिए। तो कबीले के पुराने दस्तूर पर थूकने लगा है। मैं अगर तेरी औरत हूँ तो जब तक खुद इसकी चादर उतार कर इसकी गाड़ी से निकल ना आऊं, तुझे या किसी को भी मेरे ऐसा दिल में लाना ठीक नहीं है। सोच ले। इसके लहजे में वाज़ेह धमकी बल्कि गुंडागर्दी सुनाई दे रही थी। सोच ले, मैंने तो देखा है, अगर वो जगने सरदार से जाके बोल दिया तो जानती है तेरा क्या हाल होगा। मोरनी को तैश आ गया, क्या होना है? हाँ बता क्या होना है? जिंदा जला देगा जगने सरदार। दस्तूर दस्तूर बकी जा रही है। खबर है जादू करने वाले को कबीला कहाँ पहुँचा देता है। इससे अलाव के बीच पहुँचाने का दस्तूर है। जो जादूगरी करता पकड़ा जाए। हाँ मैं कसम खा लूंगा कि तू मेरी आंखों के सामने लड़की से मोरनी बन गई थी और फिर दोबारा से लड़की बनी। ये मैं कसम खा के कहूँगा सबके सामने। मेरा भाई मौजूद था इधर। हाँ तेरा भाई और तेरा ये आशिक, खबर नहीं कौन है ये भी था। मेरा भाई कसम खा के कहेगा कि तू बकवास करता है। ना मैं लड़की से मोरनी बनी ना फिर दोबारा कुछ बनी, और मोरनी तो मैं जन्म से हूँ, नाम है मेरा। सोचने में जा रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं है, अभी थोड़ी देर में वो आ जाएगा मेरा जोड़ीदार। क्या तेरा आशिक वो बैठेगा? अभी तक तो ठंडा पड़ा है। समझी? सोच ले, तुझे आराम से मेरी गाड़ी में मेरी औरत बन के रहना है या अलाव में मरना है, मैं जानता हूँ। फिर आऊँगा, अभी किसी को नहीं बताना तेरे जादू का। तुझसे आखिरी जवाब सुन फिर देखूंगा। आई समझ में मोरनी, तेरा खूब सोच समझ लेना। फिर आंखों से पता चला कि उठा और गाड़ी से निकल गया है। मैंने करवट ली और मोरनी की तरफ घूम गया। मेरी तरह इसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे। मोरनी के बराबर इसका भाई पड़ा था। इसके सर की चोट ऐसी थी कि खाल फट गई थी और कुछ खून गाड़ी में बिछी दरी पर गिरकर जम गया था। वो भी होश में नहीं आया था। मुझे करवट लेते आंखें खोलते देखकर मोरनी ऐसा हंसकर बोली, जाग उठे, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम्हारा भाई अभी होश में नहीं आया। उन्हें बहुत मारपीट की होगी जो अभी तक बेहोश पड़ा है। ये भी तो बात नहीं आता। बुड्ढे को बराबर गाली दिए जा रहा था। बुढ़ा जो कह रहा था मैंने सब सुन लिया कि इसने तुम्हें मोरनी बनते देख लिया होगा। कहीं सुने ये खाली शक तो बात नहीं कर रहा। ये बताओ, तुम्हारे कबीले में जादू करने वाले को वाकई जिंदा जला देते हैं? हाँ, वो तकरीबन बेपरवाही से कहने लगी। हाँ, ये जादू नहीं है, बाबा का इल्म है जिसने मुझे बख्शा है। तुम्हें बख्शा था? मगर दूसरे लोग जो हैं, दूसरे लोग इसे जादू समझते और जादू कहते होंगे। वो तो कहेंगे ना कहें, इसे आग में डाल दो। क्यों मोरनी? वो कहने लगी, नहीं, दूसरे सब इसे जादू नहीं समझते और कहने का क्या है, जैसी मर्जी बकवास करें। इस वक्त इनके पास हथियार है, ताकत है। वैसा कि ये सब कह देंगे कि मैंने जादू से काय बदली थी तो कबीले वाले जला भी सकते हैं। मगर मुझे इसकी परवाह नहीं कि ये क्या समझ रहे हैं।
परवाह नहीं, तुम बेहद करती हो, तुम्हारी जान खतरे में है और तुम कहती हो परवाह नहीं। जान खतरे में, वो बोली। ये ठीक कह रहे हो, मगर खतरा जलाने सेंकने का नहीं, ये बिल्कुल बकवास भी हो सकती है। जान को असल खतरा इससे है कि मोरनी बनने वाली बात इसने किसी एक से भी अगर कह दी तो फिर मेरी बात जाने वाले आदमी सब मिला के साथ हो जाएंगे, और जैसे ही 7 बंदे हो गए, एक जाने वाले को ख़त्म कर देना पड़ेगा, फ़ौरन ख़त्म करना होगा, ये लाजमी होता है, नहीं फिर काय बदलने वाले का खात्मा है। ये क्यों मैं परेशान हो गया? क्यों का मतलब? इसने उलझ कर कहा। ये सब इसी तरह है, मैंने बताया है ना पहले भी, और बाबा ने भी बताया होगा कि जो किसी के काय बदलने की बात जान ले, इसे या तो मार देते हैं या वो अपनों में से हो जाता है, पर अपनों में उसे एक वक्त में 6 बंदों से ज़्यादा नहीं हो सकते। छठे के बाद 7वां काय बदलते देख ले या किसी से सुन ले के फलां काया बदल सकता है, तो ऐसा जानने या देखने वालों में से एक को मार देना होता है, वो अपना हो या पराया कोई हो, हर हाल में एक को खत्म करके 6 बंदों की गिनती कायम करनी पड़ती है। मैंने पूछा, अगर नहीं रखो 6 की गिनती, बात जानने वालों की तादाद 7 है तो फिर? मोरनी आराम से बोली, तो काय बदलने वाला इस दिन का सूरज डूबने के साथ खत्म हो जाता है। खुदा रहम करे, मैंने फिक्रमंदी से कहा, ये तो बड़ी खौफनाक, बहुत अजीब बात है। मोरनी हल्का सा मुस्कुराई, इसमें कौन सी अजीब बात नहीं है, सभी बातें अजीब और डरावनी है। वो सही कह रही थी, मैं भी कैसे उलझावे में उलझ गया हूँ। ये बात बड़ी मियाँ ने बताई तो थी कि मगर इस तरह नहीं बताई थी, इन बेचारे को तो वक्त ही न मिल सका। मैंने अपनी दिल में खामोशी में अहद किया कि अपने शेर बनने का राज कम से कम लोगों को जानने दूंगा, मगर मुझे तो इब्तिदाई से घाटे का और टूटे का सामना है। देखो ना, कुसुमी, मोरनी और ये तो लड़कियाँ, तीसरे मोरने का भाई और चौथा जगने का बेटा, ये 4 इंसान तो शुरू से मेरी बात जानते हैं। सिर्फ 2 की गुंजाइश हो रहा है, इसके बाद खतरे की घंटी। फिर मैंने खौफ के साथ सोचा कि अगर हमला करते हुए इस शख्स जगने, इसके साथी ने, जो बाबा की गाड़ी के पास इस वक्त हमारे कैमरे बंधा पड़ा है, दोनों में से किसी ने देख लिया होता तो हो गए 5 आदमी। या अगर खुदा न खास्ता दोनों ही ने मुझे दरख्त के नीचे इंसान से शेर बनते देखा तो फिर समझो शेर अली खान के पहले मिनट से तुम्हारे सर पर तलवार लटक रही है। हो सकता है तुम्हारी किस्मत का फैसला अब तक हो भी चुका हो, किसी एक ने देखा हो, दूसरे से कह दिया हो, और इस तरह अब तक 7 की तादाद बन चुकी हो, और तुम्हारे जाने बगैर शेर अली खान आज का डूबता सूरज तुम्हारी जान लेकर डूब जाए। मेरे चेहरे पर पसीना फूट आया। इस कैफियत को मोरनी देख रही थी, बोली, सरदार किस उलझन में पड़े हो? मैंने टालने को कह दिया, बस ऐसे ही कुछ वहम आ रहे थे। वहम कि कहीं 4 के बाद 5वें, 6वें और 7वें को खबर न लग गई हो कि शेर अली सरदार जंगल का शेर बन जाता है। क्यों, क्या ऐसे वहम आ रहे हैं? मैंने कहा, मोरनी तुम दिल का हाल कैसे जान गई? हैरत है। वो बोली, चेहरा पसीने में तर है, मैंने तुम्हें होंठ हिलाते 1 से 4 तक गिनते देखा। आगे समझना कौन सा मुश्किल काम है सरदार, वहम ना करो। मैं वहम नहीं करता मोरनी, मगर एक दबदबा, एक फिक्र तो हर वक्त लगी रहेगी। फिक्र भी मत करो, बोली, फिक्र करने वाले हम जो हैं जानिसार। हंस पड़ा। जानिसार अच्छा लफ्ज़ सूझा है। उसने जीता रही, ये लफ्ज़ कोई इस वक्त अभी भी नहीं सूझा है। हम लोग तुम्हारे अपने हैं सरदार, ये फ़र्ज भी है हमारा, और दसूल भी है कि सरदार की जान पर बनाए तो कोई भी जाबाज जानिसार कोई भी अपनों से जान पर खेल जाता है। मैं क्या कहता चुप रहा। उसने जोश और जज्बे से बात कर रही थी कि इसे रोकना या टोकना या बात आगे बढ़ाना मुझे अच्छा न लगा। मोनी खुद ही कहने लगी, खबर है कुसुमी के दादा बड़े सरदार की जान इसकी अपनी बहू ने कुसुमी की माँ ने बचाई थी। वो कैसे? वो बोली, ऐसी गड़बड़ हो गई थी, किसी ने ख्याल नहीं, सरदार को भी याद नहीं। वो काय बदल के रीछ बनता था और किसी आदमी ने, कोई रागीर था, इसे देखने वो आदमी डर गया, खामोशी से निकल भागा। सरदार को पता न चल सका। शाम हो गई। सरदार के कुंबे के साथ रहता था। सूरज डूबते हुए चकरा के एकदम गिर पड़ा। जैसे सूरज छुप रहा था, सरदार का रंग पीला पड़ता जा रहा था। कुसुमी की माँ इस वक्त सबके लिए भात पका रही थी। इसे देखा कि समझ गई कि 6 से 7वें आदमी ने बापू को काय बदल देख लिया है। दौड़ती हुई आवाज़ें देकर बाबा से इतना जरूर पूछ लिया कि आज इसने काय बदल की है। बाबा ने बताया कि हाँ, खुले जंगल में। बहू समझ गई कि वहीं किसी की नज़र पड़ गई होगी, तो सूरज छुपने से पहले 7 आदमियों की गिनती कम करके 6 आदमियों पर लाना था, तभी बाबा की जान बच सकती थी। कुसुमी की माँ घर की औरत थी। वो उन 6 घरवालों में शामिल थे जो जानते थे और जिन्होंने बाबा को काय बदलते देखा था। सरदार को बचाने का एक ही तरीका समझ में आया। वो सरदार का भाला लेकर गाड़ी के पीछे गई और उल्टा भाला मिट्टी में गाड़ कर खुद को इसमें छेद लिया। भाला दिल के पार हो गया, फौरन ही जान निकल गई। सूरज छुपने में समझो 1-2 सांसों की देर होगी। उधर बहू की जान निकली तो बाबा के प्राण लौट आए। सब दौड़े दौड़े के देखा, पीली रंगत दूर होकर मुंह पर सूखी आती जा रही थी। बाबा मरते मरते बच गया। ये जानिसारी हुई थी सरदार के लिए। कैसे लोग हैं? मैं तकलीफ से घूमकर मुड़ा तुड़ा हुआ मोरनी की सूरत तके जा रहा था। कैसे हैरान कर देने वाले जानिसार हैं ये लोग। मैं अभी कौन सा सरदार हूँ, अगर देखो किस तरह डूब कर इसने अपनी बात कही। दिल को बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा, मोरनी, अगर मेरे पैर खुले हों
तो मैं तेरे पास आता, हाथ आज़ाद होती तेरी पीठ थपकता, तुझसे बात करके इस वक्त बड़ी हिम्मत हुई। कहने लगी मैं आज़ाद होती तुम्हारे सीने से लग जाती, फिर भी देखो कुछ करती हूँ। और ये कहकर इस बॉडी लड़की ने अपने बदन को किस तरह उठाकर मेरे पैरों से भिड़ा दिया। ये जाने सारी का एक मासूम सा अंदाज था। मोरनी हंसे जा रही थी, वो मुझसे भिड़ी हुई बंधे हुए बिस्तर की तरह पड़ी थी कि अचानक बाहर आहट हुई और जिस तेजी से वो करीब आई थी इतनी तेजी से दूर चली गई। मैंने गर्दन डालकर होले होले कराना शुरू किया, जैसे अभी भी होश में आ रहा हूँ। ये आने वाला वो नहीं था जो मोरनी को अल्टीमेटम दे गया था। सोच ले तू अलाव में बनने के लिए तैयार हो जाए। इस दूसरे ने आते ही एक रात मुझे रसीद की। एक इस लड़की मोरनी के भाई के पहलू में टिकाई हुए बोला, उठो रे, इधर मजे करने सोने को नहीं आए हो तुम्हारी तो। मैं हड़बड़ा के कुछ मुंह बकता हुआ उठा। मोरनी का बेबस कर रहा था, अभी तक बेहोश था। मोरनी ने इस नए बूढ़े से कहा, इसके हाथ बंधे हुए होते तो तेरी हिम्मत ना हो सकती कि अपनी लंगड़ी टांग से किस तरह इशारा भी करता, तेरी आधी टांग भी तोड़ के पेट में घुसा देता, समझा? दिलावर लंगड़े। गुस्सावर बूढ़े जो वाकई एक टांग से मौजूद था, हाथ में पकड़ी राइफल का बट चलाया। इसने मोरनी के सर को निशाना बनाया था, मगर मोरनी तैयार थी। वो बिस्तर पर रोल करके इसके जर से दूर हो गई। बंदूक का बट बड़ी आवाज से गाड़ी के फर्श से टकराया। बाहर से दूसरे बूढ़े की आवाज आई, क्या हुआ? लंगड़ारी मैंने हकला के कहा, ये ठंडी मुंहमारी कर रही है। बाहर से मोरनी के आशिक बूढ़े की गाली बकने की आवाज आई। इसने अपने साथी को बहुत ही घटिया बात कहकर ललकारा था और बंदूक उठा गुस्से में झागुड़ा था, गाड़ी में घुस पड़ा था। ये अगर सामने से हटना जाता तो आने वाले ने बट मारकर इसका मुंह ही तोड़ दिया होता। तेरे को क्या परेशानी है रे? ये क्या हरामीपन है, क्या बकवास करता है? मौजूद ने हकला के पूछा। मोरनी का आशिक पैंतरा लेकर इस तरह खड़ा हो गया कि अगर बुढ़ा हमला करे तो वो एक ही गोली में लिटा दे। मोरनी ने बढ़ावा दिया, मार इसे, मेरे बदन पर हाथ डालता था साला। मैंने हैरत से इस अय्यार लड़की की तरफ देखा। इसने आधे मिनट में इन बदमाश जोड़ीदारों को जाने दुश्मन बना दिया था। माजूर बुढ़ा चीखा, नहीं रे, झूठ बोलती है कुतिया। मगर इसका फिक्र जुबान से भी पूरी तरह उदाबी नहीं हुआ था कि इस पुराने आशिक ने गोली चला दी। कमजोर टांग वाले के पेट में गोली लगी, जिसे छेती हुई गाड़ी का तख्ता तोड़कर निकल गई। आशिक का जोड़ीदार पेट के सुराख को मुट्ठी में जकड़े जकड़े उलट गया। इसके बदसूरत चेहरे पर गजब की हैरत थी। मोरनी ने अपने हैरान परेशान आशिक से तीसरे दर्जे में कहना शुरू कर दिया, चल हम दोनों भाग लें, चला मेरे साथ निकल जा, आजा उठा ले, मुझे हाथ पैर खोल दे, दोनों निकल चलेंगे, इधर रुकना ठीक नहीं है, चल हाथ पैर खोल, जल्दी आ। इश्क का अलग अलग मिसरे में से होता है। जो शख्स थोड़ी देर पहले मोरनी को मौत की धमकी देकर विशाल का तालिब था, अब इसकी आवाज अपने साथी को गोली मार देने के बाद कुछ शाम की तरफ बढ़ रहा था, इसके अगले हुक्म पर अमल दरामद करने के लिए। मैंने मोरनी का अगला कदम खूब अच्छी तरह समझ लिया था। खुदा करे, मैंने दुआ की, खुदा करे अभी और आधे मिनट तक इस गाड़ी की तरफ कोई ना आए। गोली की आवाज दूर दूर तक सुन ली गई होगी, खुदा करे अभी कोई ना आए। अगर कोई आवाज मोरनी की आवाज के सिवा कोई भी आवाज आशिक के कानों के रास्ते इसके शूर तक पहुंच गई तो एक दिन नवाज महबूबा की आवाज का सहर टूट जाएगा, कच्चे शीशे पर पत्थर आ लगेगा। बूढ़े आशिक ने जैसे एक महवियत में अपनी कमर से खंजर निकाला, मोरनी के पैरों से बनी रस्सी काट दी, हाथ पकड़कर इसे उठाया, फिर हाथों को बांधने वाली रस्सी काट दी और आधी बेदारी आधी नींद में से अपने सीने से लगा लिया। मैंने उर्दू फारसी शायरी पढ़ते हुए हुस्ने जफा पेशा, कातिल, बेवफा और ऐसी दर्जनों तराकीब महबूबे सितमगर के लिए इस्तेमाल होते पड़ी थी। यकीनन ये सब शायराना इशारियत होती होगी। कोई भला इतना जुल्म करता होगा अपने अश्कों पर। बूढ़े आशिक की आंखें बंद थी। आह की महवियत और तस्कीन की आवाज़ इसके लबों से निकली होगी। ये आखिरी से ज़रा पहले की आवाज़ थी। इस फक की आखिरी आवाज़ बड़ी भयानक थी, क्योंकि मोरनी ने गले लगे पूरी ताकत से आशिक के पीठों पर अपना घुटना मारा था। वो हुआ कि जैसी आवाज़ पैदा करता दोहरा हो गया। इसके हाथ में पकड़ा हुआ खंजर मोरनी के हाथ में आ गया और इस वैशी वाली लड़की ने नीचे से ऊपर वार करते हुए इस आशिक को खोल के रख दिया। सौदाए इश्क में रकीक हुआ इसका लहू भी मुझ पर गिरा होगा। मोरनी ने इस तड़पते हुए जिस्म को इसके मकतूल साथी पर फेंका और खूनालूद खंजर से मेरी रस्सियां काटने लगी। चल सरदार चल। मोरनी ने अपने बेहोश भाई के हाथ पैरों की रस्सियां काट दी थी। इसे उठा ले सरदार, चल इधर से निकल चले। मैंने झुककर बेहोश लड़के का हाथ पकड़ा और खुद बैठकर इसे फर्श से उठाते हुए खड़ा हो गया। मोरनी ने दोनों दुश्मनों की राइफलें कब्जे में की थी। बिजली की तरह इसने फर्श में बने चोर खाने का तख्ता उठाया और अंदर झांकने लगी। वो बोली तो इसकी आवाज़ बेपना मुसर्रत से छिलकी पड़ती थी। कहने लगी, ये काम की गाड़ी है सरदार, सारा मैगजीन कारतूस इधर ही है इस खाने में। अभी मैं कोई जवाब न दे पाया था कि गाड़ी का पर्दा चीरते हुए गोली छत में बेवस्त हो गई। हिमला मत, किसी ने खुदरी आवाज़ में बर्मी में कहा और गाड़ी का पर्दा खींच दिया। धूप अंदर आने लगी। अच्छा, दोनों को मार दिया। सवाल करने वाले ने किसी से भी खास तौर पर सवाल नहीं किया था। फिर वो बोला, चलो राइफल रख दो। मोरनी इस लड़के से इसकी जुबान में कह दो कि तुम्हारे भाई को फर्श पर डाल दे, कोई कहीं नहीं जा रहा। इसकी आवाज़ में बलाका तहकुम और क़यामत की खुद एतमादी थी। एक अंदाजा सा हो रहा था कि ये कौन हो सकता है।
मैंने सर घुमाकर देखा, ये वही भागने वाला लगता था जो बड़े मियाँ पर फायर करने के बाद शेर की मेरी धाड़ सुनकर भागा था। जगमे, हाँ ये वही नकली सरदार जगमे था। मोरनी फर्श पर घुटना टेके अकड़ू बैठी थी। इसने एक राइफल गले में पहनी हुई थी, दूसरी इसके हाथ में थी। राइफल का मुंह गाड़ी के चोर खाने की तरफ था। मोरनी ने कम से कम हरकत से राइफल को फायर के लिए तैयार किया। कड़िचकी सी आवाज हुई। जगमे ने चीख कर कहा, अब हिलना मत वरना गोली मार दूंगा। हिलेगा कोई नहीं जगमे, नमक हराम साईं के हरामी बेटे, हिलेगा कोई भी नहीं। अब हम चार उस गाड़ी के साथ उड़कर तीसरे आसमान तक ही जाएंगे। बहुत बड़ी आवाज के साथ मेरी राइफल की नाल डायनामाइट के डब्बे पर समझ टिकी हुई है। अब मैं 4 तक गिनूंगी, एक एक गिनती। हम 4 जिंदा आदमियों के लिए, अगर 4 गिनने पर भी तूने हथियार डाल के हम तीनों को रास्ता नहीं दिया तो डायनामाइट के डब्बे को गोली मारकर छेद दूंगी। भूदम खत, नहीं तो चल हट जा। मैंने जगमे का चेहरा अचानक सीने में भीगते हुए देखा। हर आदमी सरदारी की हवस करता है और दिल इसका चिड़िया जैसा है, ये शायद बकरी जितना है। जगमे थूक निकलकर फंसती हुई आवाज में कहने लगा, बकती है तू, झूठ पकती है, ये वो गाड़ी नहीं है। मोरनी ने फर्श के चोर खाने में देखे जा रही थी। इसने जैसे पढ़ते हुए कहा, ले सुन, डब्बे पर लिखा है AZT और नंबर पड़ा है 16.3.17। जगमे ने हकलाकर डब्बे का कोड नंबर अपनी याद से पूरा किया था। मोरनी खुशियों को बोली, हाँ 17, अरे वाह, तुझे तो सब पता है ये सरदार। चल फिर मैं आखिरी गिनती गिनना शुरू करती हूँ। 1। क्या करती है मोरनी, ठहर जा, सुन तो मोरनी ने गिना 2। अरे बात सुन, 3। ये बढ़िया राइफल, लो निकल जाओ तुम लोग। मैंने पैर बढ़ाकर जगमे की राइफल अपने करीब कर ली। मोरनी ने कहा, कोट और शर्ट उतार। जगमे सरदार ने अपना भड़कदार शिकारी कोट, रेशमी कमीज जिसमें दूसरे रंग की ढक्कनदार पेचा पॉकेट्स लगी हुई थी, उतार डाली। कोट की जेब लोहे से भारी हो रही थी। मोरनी ने कहा, कोट को ठोकर मार के मेरी तरफ फेंक जगमे। इसने कोट को किक मारकर मोरनी की तरफ सिखा दिया। मोरनी ने इस नकली सरदार को मुस्कुरा के देखा और कोट की जेब से इसका छोटा सा पिस्तौल निकालकर अपने शरीके की जेब में पहुंचा दिया। जगमे मोटे बुनियान जैसे स्वेटर और चमकीली पतलून में मलबूस जिल्लत और खारी में खड़ा फर्श को तके जा रहा था। मोरनी की आवाज आई, पतलून उतार। नहीं, ये नहीं उतारूंगा। उतार हराम के, नहीं, मैं उड़ा दूंगी गोली से। मोरनी ने पूरे तैश में इसकी तरफ राइफल सीधी की। जगमे सरदार ने बेल्ट ढीली की और मजबूरन अपनी चमकदार पतलून भी आधी उतार दी। वो 10 दिन का मैला अंडरवेयर पहने जिल्लत और गुस्से और सर्दी में खड़ा कांप रहा था। मोरनी ने इशारा किया कि वो पतलून को भी ठोकर लगाकर इसकी तरफ फेंक दे। जगमे ने ऐसा ही किया। पतलून की जेबें चाबी के गुच्छों से भरी हो रही थी। मैं मोरनी के भाई को कंधे पर लादे जगमे की राइफल अपने जूतों के हिसार में लिए खड़ा तमाशा देख रहा था। मोरनी मुझसे कहने लगी, आप मेरे भाई को इधर लिटा दो, अब हम जगमे के साथ कहीं सैर को चलेंगे। मोरनी मुझे दिखाकर चाबियों के गुच्छे उछाले थे। मैंने इसके भाई को गाड़ी के फर्श पर लिटा दिया। इसने कराकर कब्र बदली थी। मोरनी फर्श के खुफिया खाने के पास उठ खड़ी हुई। इसने मुझे आंख का इशारा किया। मैंने फर्श पे बड़ी राइफल उठाई और जगमे पर सीधी कर ली। मोरनी से कहा, किस गाड़ी में हमारे जवान हैं, ये चाबियां ले चल और खोलता जाएंगे। जगमे ने एहतजाज किया, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं इतनी चड्डी भी उतरवा दूंगी, इतना समझ दे। अगर इस तरह नहीं चलेगा तू जान, फिर इस तरह जाना पड़ेगा। जगमे ने मुंह में गाली दी और चाबियां संभाले गाड़ी से उतरकर हमारे आगे चल पड़ा। 8-9 आदमी जो सभी बड़ी उम्रों के थे राइफलें उठाए हमारी तरफ बढ़े। वो कौवों की तरह काएं करते आ रहे थे। जगमे मेरी जद पर था। मोरनी ने अपनी राइफल इस बेसुरे हजूम पर सीधी कर ली और बोली, इस नकली सरदार को और तुम्हारे माल मवेशी और बाल बच्चों को अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहें हम रोकेंगे नहीं। हाँ, हमारे साथियों को और इस सामान को जो तुमने हमसे चुरा लिया है वापस कर दोगे तो हम कुछ नहीं कहेंगे। झंझट और चालाकी करोगे तो गोली चलेगी और हम तुम्हें भी इस साईं की औलाद जगमे की तरह नंगा करके जंगल में दौड़ा देंगे। इनमें से एक ज्यादा बकबक करने लगा तो मोरनी ने बढ़कर इसकी पिंडली पर अपने शिकारी बूट की सख्त नोक से ठोकर लगाई और उसकी बंदूक रखवा ली। आहिस्ता आहिस्ता सबने अपने हथियार जमीन पर डाल दिए। मैंने देखा मोरनी का भाई सर पकड़े आराम से चलता हमारी तरफ आ रहा था। इसके हाथ में एक राइफल थी। हम डायनामाइट वाली गाड़ी को भी निगरान छोड़ाए थे। अब मोरनी का भाई होश में आया था तो वो भी हमारे पीछे चला आया था। मैंने मोरनी से ऐसे कहा, अपने भाई को गाड़ी के पैरे पर भेजो, इससे कहो वहीं रहे। मोरनी ने हंसते हुए पूरी आवाज में से कहा, क्यों, इस गाड़ी में क्या है? वो अजीब बात कह रही थी। मैंने कहा, वाह, भूल गई, गाड़ी में डायनामाइट कारतूस मैगजीन नहीं है। मोरनी आराम से बोली, नहीं तो बिस्कुटों के डब्बे हैं। तो सब तो मैंने इस जगमे सरदार को सुनाने और डराने को कहा था। हद कर दी इस लड़की ने। मैंने आंखें फाड़कर पहले इसे फिर जगमे को देखा। जगमे ने अंडरवेयर बुनियान में लड़ते मोरनी को बड़ी भारी गाली दी। वो बुरा नहीं मानी, हंस के जगमे से बोली, पता नहीं बारूद कारतूस किस गाड़ी में है। वैसे मुझे पेटी पर लिखे नंबर याद थे और जगमे वो तुझे भी याद थे। बस मेरा काम निकल आया। फिर एकदम तेवर बदल कर बोली, चल हमारे साथियों को आजाद कर दे। हंसा आसाना हो चुका, सीधी तरह सबको खोलता जा, नहीं तो जैसे तेरी सलामी को मार फेंका है तुझे भी मार दूंगी।
आधे घंटे से भी कम वक्त में मोरनी के सब साथी बड़े मियाँ के मुरीद सामने मैदान में कतार बनाए खड़े थे। मवेशी बांधने के जिन जंजीरों और तालों से मुख्तलिफ गिरोह मुखालिफ गिरोह ने इन नौजवानों को गिरफ्तार कर रखा था, इनसे अब हमने काम लिया। वो जंजीर ताले अब 10-12 बागियों और इनके सरगुना के हिस्से में आए थे। अगले 2 घंटों में काफिले की गाड़ियां माल मवेशी बच्चे इकट्ठे हो गए। काफिले के दस्तूर के मुताबिक नौजवानों ने जख्मी और उसके साथियों के पास हथियार और नकदी नहीं रहने दी। इनकी 6 गाड़ियां बाल बच्चे जो इनके साथ जाना चाहते थे और गिनती के जानवर जो इनके बच्चों के दूध की जरूरत पूरी कर सकते थे, इनके हवाले कर गए और इन्हें रातों रात अरावड़ी दरिया की तराई में हाँक दिया गया। वो बाकी गिरोह वाले कबीले के साथ अम्फाल के सराना मेले में नहीं जा सकते थे। मोरनी और उसका भाई किसी सरदार के न होते हुए हर बात मुझसे पूछ कर रहे थे। मैं कबीले के दसूर से वाकिफ नहीं था, फिर ये मार्का तो तने तनहा मोरनी ने सर किया था। मैंने कौन सी सरदारी दिखाई थी, फिर भी इन बहन भाइयों को खुश करने को मेरा नाम का सरदार बनना गवारा कर लिया। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, जानवर की कहानी भी जारी है। बकिया वाक़ियात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।